ये ऊपर आ गया। ऊपर क्या लिखा था, मैंने सर्च क्या किया देखें, मेरी सर्च टर्म क्या थी, ये बल्कि मैंने डाउनलोड भी नहीं लिखा मैंने, तो आप डाउनलोड लिख लीजिएगा घर में कि डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड पता है ना आपको, मोबाइल में भी होता है नोटपैड टाइप करने के लिए, विंडो में भी होता है सिंपल टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। सो ये नोटपैड प्लस प्लस ज़रा थोड़ा सा एडवांस होता है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये सबसे पहले जो आ रहा है मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। सिंपल, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इस पर आपने क्लिक करना है। ये आ गया, इसे खोलिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। यहाँ से क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा ये नोटपैड प्लस प्लस। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं यहाँ पर नोटपैड लिखूँ सर्च में जाकर, वो देखिए मेरे पास नज़र आ गया नोटपैड प्लस प्लस। जब ये इंस्टॉल हुआ होगा तो ऐसे आपको इंस्टॉल्ड हालत में ही मिल जाएगा। अगर नज़र ना आए कोई तो एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद रिस्टार्ट कर लो लैपटॉप, जो जनरल प्रैक्टिस होती है। अच्छा, उसके बाद एक दूसरा एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है। जी आ जाए, डाउनलोड 7-zip। मैं क्या, दूसरा एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड 7-zip। इस पर क्लिक कीजिए। पहला टूल जो था वो भी फ्री था, ये वाला जो टूल है ये भी फ्री है, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये दो तरह की विंडो होती है, एक 64 बिट होती है, एक 32 बिट होती है। अब तो खैर जो नेट कंप्यूटर आ रहे हैं वो सारे 64 बिट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास पुरानी टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर हो तो हो सकता है उसकी विंडो भी x86 हो। x86 का मतलब होता है 32 बिट विंडो। तो अगर आपका ये 64 वाला काम ना करे तो इसको डाउनलोड कर लेना, अगर ये काम ना करे तो आमतौर पर हमारे पास 64 बिट ही होती है। इस पर क्लिक करें, ये विंडो की बात कर रहे थे हम। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जिपर है, ठीक है। इससे हम अपने सॉफ्टवेयर को जिप भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जब हमने अपना डाटा ट्रैवल कराना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा श्रिंक कर लें। जैसे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं तो अपना सामान पैक कर लेते हैं ना, तो किसी चीज़ में रख लेते हैं, जब शिफ्ट कर लेते हैं तो उसको अनपैक कर लेते हैं। तो आप ये समझ लो कि इसको एकदम हम पैक करेंगे, उस पैक की हालत में ये फाइल यूज़ नहीं होगी, और जब हम इसे अनपैक करेंगे तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा दफ़ा, कि हमें कई दफ़ा इसको जिप करना पड़ सकता है, कई दफ़ा इसको अनजिप करना पड़ सकता है, यानी हमें ये दोनों काम करने पड़ सकते हैं। जी 7-zip, जी ये वाला 7-zip से पहले का था। क्यों आप आए नहीं तो क्यों बताएं, टाइम पे नहीं आए, नहीं बताएं, पहले आप टाइम पे आओ, वीडियो में देखेंगे, टाइम पर आए ना सब लोग, ठीक है, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है ना। आप समझे आपकी क्लास 6:45 होती है, हाँ? वो 6:30 6 बजे का आगे बैठा हुआ बंदा क्लास लेने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा पहले आ जाया करें, मतलब 7 बजे। मैं 5 मिनट वैसे ही वेट कर लेता हूँ, 5 मिनट के वेट के बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ, ठीक। अच्छा जी, ये डाउनलोड करें इसको भी, मेरा ख्याल मैंने किया कि नहीं किया पहले, ये आ गया ना 7-zip भी। सेम इस तरह इसको भी इंस्टॉल कर लो। जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कर लोगे, हमें इन्हें यूज़ नहीं करना खुद से खोल खोल के कि इनकी मेन्यू बार क्या है तो कैसे काम करना है, नहीं भाई, ये इसका जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, एग्जाम्पल एक दे देता हूँ मैं आपको, जैसे पी का फोल्डर ले लें, इसके अंदर लिखा हुआ डीएम ओरिएंटेशन, इसमें तो एक ही वीडियो पड़ी है भाई, कोई ऐसी ले लो जिसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें हों, जैसे ये दो हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ कि मैंने इसे मूव करना है ना, कहीं लेकर जाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर 7-zip खुद ही आ जाएगा, फिर आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसको जब मैंने इसको जिप करना होगा तो मैं इसे कंप्रेस करूँगा, और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टू डीएम प्लानर जिप, जिप बना देगा इसकी। ओके, क्लिक करें जरा इस पर, चलो कहाँ बनी है, ये बन गई ना। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और आपको समझाने के लिए इसे किसी और जगह पे ले जाता हूँ, म्यूजिक में ले जाता हूँ, यहाँ पर है जी। अब मुझे यहाँ पर इसे ओपन करना है, इसको क्या बोलेंगे हम,
अनजिप करना, जिप करना, कंप्रेस करना, अनजिप करना, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक ही टर्म्स हैं मैंने बोल लिया जो, मतलब जिप करना कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना जिप करना है। जब हमने इसे अनलोड करना होगा यूज करने के लिए, फिर हम कहेंगे कि हम इसको अनजिप कर रहे हैं या हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हमने इसको श्रिंक करना होगा तो हम कहेंगे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब हमें इसको रिस्टोर करना होगा तो हम बोलेंगे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और 7-zip पे आते हैं और ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद से फोल्डर बता दोगे। डॉट डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि मैं लोकेशन खुद बता देता हूँ। लेकिन हेयर का क्या मतलब है कि इसी जगह पर ले आओ, ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस जगह पे रखना चाह रहे हो। इवन जब हम कोई वेबसाइट अपलोड करते हैं, ऑफलाइन रखी होती है, काम किया होता है, तो हम उसको भी जिप करके अपलोड करते हैं और फिर होस्टिंग में जाकर उसको अनजिप करते हैं। क्योंकि भाई एक वेबसाइट है, उसमें तो कितने सारे फोल्डर्स होंगे, कितनी सारी फाइलें होंगी, एक एक करके तो नहीं ना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको इकट्ठा एक पैकेज बना लेते हैं और एक फाइल बना लेते हैं ना। देखें ना जिप में फायदा क्या हुआ, एक बन गई ना। तो इसमें 2 फाइलें थी, अगर इसमें 10 फाइलें होती तो भी ये देखें आ गया फोल्डर। अभी तो 2 फाइलों का एक बना था ना। तो अगर इसमें 10 होंगी तो भी एक बन जाएगा, अगर इसमें 1000 होंगी तो भी एक बन जाएगा, अगर इसमें 10,000 होंगी तो भी एक बन जाएगा। लाजमी बात है, जितनी ज़्यादा फाइलें होंगी साइज बढ़ता जाएगा, जिप का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, चल ये 2 चीज़ें आपको पहले फेज में अपने पास इंस्टॉल करनी है। आज हम पहला लेसन जो लेंगे ना वो नोटपैड से लेंगे, उसके बाद जो हम अगले लेसन लेंगे वो नोटपैड प्लस प्लस से लेंगे, ताकि हमें नोटपैड यूज करना भी आ जाए और नोटपैड प्लस प्लस को भी हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ से नोटपैड खोलने लगा। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रक्चर देखा था, आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फाइल बनाने लगे हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या था भाई, ऐसे ही था। ये देखिए मैंने लिख दिया HTML। आपने नोट किया मैंने कैसे लिखना शुरू किया, मैंने यूं किया, पहले मैंने यूं नहीं किया, मैं यूं भी कर सकता था, 2 मुख्तलिफ एक ही काम किया ना दोनों से। लेकिन मैंने क्या किया, ये होती है प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। जब आप कोडिंग कर रहे होते हो तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो पूरा पहले लिख लेते हो, ताकि कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। ऐसा ना हो कि आपने क्लोज करना भूल ही जाओ बाद में। तो जब आपको ये आदत होगी कि भाई स्टार्ट भी लगा लो क्लोज भी लगा लो, तो आपका ना स्टार्ट मिस होगा ना क्लोज मिस होगा। ठीक है, मतलब आपकी आदत बन जाएगी ना, फिर आपको पता होगा कि यह मिस नहीं हो सकता। HTML और फिर /HTML, इसका मतलब एंड। तो ये क्या हुआ, HTML फाइल का ब्लॉक बन गया। यानी ये वाले 2 टैग अब बता रहे हैं कि भाई ये जो फाइल है ये कौन सी है, HTML फाइल है। ठीक है, अच्छा अब हम जरा आगे से स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला टैग कौन सा था, हेड था। तो हम इधर हेड में आए और यहाँ आकर मैंने लगा दिया एंड हेड, यहाँ पे लगा दिया जी हमने एंड हेड। ठीक है, अब हम जरा आज पहला टास्क करते हैं इसके अंदर। यहाँ तक तो हमने कल पिछली क्लास में भी देखा था, फाइल नहीं थी बनाई। अब अगर हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, इधर ही कोई वेबसाइट खोल देता है। इसे खोलते हैं, नेट चल रहा है, चल रहा है। अब ये जो वेबसाइट हमारे पास खुल के सामने आई है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैं कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये वेबसाइट की टाइटल बार है। ओके, अब जरा कोडिंग में आ जाए। कोडिंग में आ गए और यहां आकर हम लिखेंगे फिर कौन सा टैग है, ये टैग का क्या नाम है जी, टाइटल। मैंने बताया ना ये कहां पे टैक्स आने लगा है, टैग पे। ठीक है, और यहां
पर आकर एंड टाइटल कर लेते हैं। टाइटल और एंड टाइटल। अब आपका जो भी टाइटल होगा वेबसाइट का, बेसिकली ये हम अगले टॉपिक में जाके पढ़ेंगे कि टाइटल क्या होते हैं। एक्चुअली टाइटल्स क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे ताकि वेबसाइट रैंक हो हमारी, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ टाइटल लिखना सीख रहे हैं तो अभी हम कीवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड की बात हमने अगले फेज में जाके करनी है। तो मैं कहता हूँ, मैं इसका फिलहाल टाइटल क्या कर लेता हूँ, माई फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। चलो जी, अब फाइल बन गई। अब आपको ये पता लग गया मैंने पेज के हवाले से तो कुछ भी नहीं किया, किया है? हमने पेज के हवाले से तो कुछ भी नहीं किया ना। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ इसके हवाले से किया, यानी इस हिस्से पे मैंने कोई काम नहीं किया। किया है? इस हिस्से पे हमने कोई काम नहीं किया। अब जरा इस फाइल को सेव करना सीख लें। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट कहां पे आएगी, यहां पे। अब इस फाइल को जरा सेव करना सीख लेते हैं। ये फाइल बन गई, सबको समझ में आ गई मैंने कैसे कोडिंग की है। अब हम इसमें फाइल में आए, फाइल के बाद सेव एज में आए। अब एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, नोटपैड। जी, एप्लीकेशन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, नोटपैड इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि नोटपैड में कैसी फाइलें बनती हैं, फाइल टाइप्स क्या होती हैं नोटपैड के अंदर, टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट एडिटर होता है ना भाई, ये मोबाइल में भी होता है ना टेक्स्ट एडिटर, को टाइप कर लो, कोई अपने की पॉइंट्स लिख लो। तो इसका मतलब क्या है, नोटपैड किस तरह का एप्लीकेशन है, एक टेक्स्ट एडिटर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर मैं जो भी फाइल बनाऊंगा वो किस तरह की फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी। आपको लगता है कि हम टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं? नहीं, हम तो HTML फाइल बनाना चाहते हैं। सो हमने नोटपैड को एज ए HTML एडिटर इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर फाइल सेव करूंगा ये तो टेक्स्ट बनेगी। मैं नहीं चाहता कि ये टेक्स्ट बने, मैं तो चाहता हूं ये HTML बने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे बॉटम पर, क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, ऑल फाइल्स। हमने कहा भाई टेक्स्ट नहीं बनाना, कोई और फाइल बनानी है। ये नहीं कह रहा HTML बनानी है, मैंने कहा कोई और फाइल बनानी है, कोई भी फाइल बन सकती है, ठीक है। अब ये ना समझिएगा कि एक्सेल की फाइल बन जाएगी, वर्ड की, मतलब और बहुत सारी कोडिंग वाली फाइल इसमें बनाई जा सकती है। तो अब ऊपर वाला हिस्सा क्या आ गया, फाइल में। आपने देखा मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने टाइप चेंज की, ऑल फाइल कर लिया कि भाई टेक्स्ट फाइल नहीं है, यानी कि ये मेंशन किया ना कि ये टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो अब मैं यहां आया और मैं कहता हूं भाई ये मेरी है फर्स्ट डैश क्लास डैश लोअर, चलो जी इसका नाम रख लेते हैं LM, लोअर मार्क, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट किया कि मैंने फाइलों के जो नाम रखे हैं, फाइल के नाम के दरमियान मैंने स्पेस नहीं दी, बल्कि मैंने उसकी जगह हाइफन इस्तेमाल किया। ये एक SEO की स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी फाइलों के नाम के दरमियान में स्पेसेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और उसके बाद फाइल का जो नाम है वो मैसेज जो है वो हमारा रिलेट करना चाहिए हमारी फाइल के मैसेज के साथ। यानी आगे जाकर हम इसको कीवर्ड बोलेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नाम होना चाहिए जो हमारी फाइल का पैगाम हो, जो हमारी फाइल का मैसेज हो, वही नाम हमने यहाँ रखना है। तो मैंने इसका नाम रख लिया फिलहाल फर्स्ट क्लास डैश LM डॉट HTML। ये क्या नाम रख लिया, डॉट HTML, फाइन। माई फर्स्ट क्लास ऑफ HTML रखा गया नाम, फाइल भी सेव हो गई। मैंने इसे कहाँ पे सेव किया था ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने फाइल कहाँ सेव की है। हाँ, मैंने D पे सेव की थी, तो मैं D पे आया, यहाँ पर हमारा एक फोल्डर बना हुआ है HTML क्लास के नाम से, मैं इस पे गया और ये वाली फाइल है आपकी। आप देख रहे हो कि इसके आइकन के साथ क्या आ गया, क्रोम, गूगल क्रोम आ गया।
क्योंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है। हालांकि हम देखें तो हमारे पास एक वेब ब्राउजर और भी है। ये कौन सा ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट एज। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट ही आता है। जब आप पहली दफा विंडो यूज करना शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, तो क्रोम तो नहीं होता ना उसमें, क्रोम तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उस वक्त तक जो आपका ब्राउजर होता है वो कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो अगर किसी के पास क्रोम नहीं होगा तो यहाँ आइकन एज का आ रहा होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? मैसेज आ गया हमारा, माई फर्स्ट क्लास। उसके स्पेलिंग क्यों गलत हुए भाई? यहाँ आकर से ठीक कर लें, एस मिस हो गया था टाइप करते हुए। चलो फाइल, अब इसमें आए और पेज को रिफ्रेश करें। ठीक हो गया, टाइटल बार में मैसेज आ गया। अच्छा, अब हमें क्यों मैसेज सीखा? इसलिए सीखा भाई, देखो मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा, सपोज लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मैं कहता हूँ भाई मेरा ये मेन कीवर्ड है, तो मेरे क्लाइंट्स जो है जब सर्च करते हैं तो वो ये लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख के एंटर किया, जरा देखते हैं। जैसे मैंने ये लिख के एंटर किया तो आगे क्या हुआ? मैंने लिख के एंटर किया तो क्या हुआ? ये मैसेज आया आपको? ये मैसेज कहाँ से आया? किस जगह से निकला? टाइटल में से निकला। टाइटल में से निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, टाइटल बार में अपना कीवर्ड लेकर आते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वाली जगह। अंदाजा हो गया ना कि भाई वेबसाइट जो रैंक कर रही है, रैंक का जो पहला मैसेज आ रहा है वो कहाँ से पिक हो रहा है? टाइटल बार में से। तो जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या हैं और क्या वो कीवर्ड टाइटल बार में इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। टाइटल बार में जो हम मैसेज देते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। ये मैसेज, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी बता रहा हूं? 60 कैरेक्टर्स। जरा नीचे आते हैं, जिसकी 60 कैरेक्टर्स ना हो तो क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। ये मैसेज ये होगा उसके साथ, देखिए क्या हुआ। जैसे ही 60 कैरेक्टर से बढ़ा तो आगे डॉट डॉट आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लिमिट से वो एक्सीड कर गया। आपकी जो वेबसाइट रैंक होती है, हमारी जो वेबसाइट रैंक होती है, बेसिकली होता क्या है, गूगल का अपना कोई एक सॉफ्टवेयर है, बॉट है, जो आपकी वेबसाइट को बार बार देखता है। ऐसे ही है जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा रोजाना आपके नज़र रखे ना, भी आते हैं, पढ़ते हैं, लैब करते हैं कि नहीं करते हैं, सीरियस हैं कि नहीं है, डिसिप्लिन हैं कि नहीं है, तो कोई आपको वॉच कर रहा है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, सो ये कैमरे की स्क्रीन किसी जगह पे लगी होगी, वो भी हमें वॉच कर रहे होंगे। तो एक किस्म का हम भी क्राउड हो रहे हैं ना यहाँ पर इस वक्त क्लासरूम में क्या हो रहा है। इसी तरह गूगल का भी एक एप्लीकेशन है क्राउलर, जो तमाम वेबसाइट्स को क्राउल करता रहता है, देखता रहता है और फिर ये देखता है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड पे पूरी उतर रही हैं। तो जो वेबसाइट स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती हैं उनको वो टॉप पे रैंक कर देता है और जो वेबसाइट स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती उनको नीचे कर देता है। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट को टॉप पे लाने का जो मेन फैक्टर सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है। देखिए वेबसाइट तो नहीं खुली कोई भी, सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट के नाम आए हैं सिर्फ, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है? टाइटल बार। गूगल का जो क्राउलर है वो किसी भी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, मतलब रैंक करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए कि भाई कौन सी ऊपर आनी है कौन सी नीचे आनी है, फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स टाइटल बार के रीड करता है। फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात की? सो इट इज द पर्पज ऑफ कीवर्ड। अच्छा, अब एक चीज और नोट करें, अब कीवर्ड के आगे देखते हैं तो ये तो आ रहा है यूआरएल, टाइटल, ये वेबसाइट का यूआरएल, ये उसकी डोमेन का नाम, ये क्या चीज है, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? इस इमेज को हम बोलेंगे, जैसे कोई छोटा इमेज विंडो में नजर आता है, डेस्कटॉप इमेजेस नजर आते हैं ना, माई कंप्यूटर, कितना कुछ आ रहा होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? आइकॉन्स। ठीक है, इसका नाम है फेविकॉन इमेज।
चलिए इस वेबसाइट को खोलते हैं जरा और इस टैग को समझते हैं जी। इसकी कोडिंग में कैसे जाएं? टाइटल मिल गया होगा यहाँ पे आपको, ये जो भी हमने सेट किया, ये उस वेबसाइट का टाइटल दिखा रहा हूँ आपको। अब हम जरा देखते हैं अगली जो चीज मैं पढ़ाने लगा वो था फेविकॉन। ये लिखा है ना फेविकॉन इमेज, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी, ये ऊपर नजर आ रहा है। मैं सर्च रिजल्ट में ये कहाँ नजर आ रहा था? यहाँ पे। जब वेबसाइट को खोल लिया तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे। इसके साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, देखें जो हमने अभी पहले फाइल बनाई है, नहीं आ रहा ना। अब हम आ जाते हैं इधर, इसे मैंने किया कॉपी और अपनी नोटपैड में वापस आ जाते हैं। टाइटल कौन से पोर्शन में फिट किया हमने? हेड में। फेविकॉन कौन से पोर्शन में लगाना है? हेड में। टाइटल भी हेड में आता है और फेविकॉन भी हेड में आता है। एनीवेज हम यहाँ आए और यहाँ आकर हमने लगा दिया जी लिंक। ये पूरा टैग है जो फेविकॉन लगाने में हमारी हेल्प करेगा। फेविकॉन क्या है? एक तस्वीर है, एक बहुत बड़ी तस्वीर हो सकती है, लेकिन जब हम उसको यहाँ लगाएंगे तो वो आइकॉन बन जाएगा। क्यों आइकॉन बनेगा? इस टैग की वजह से आइकॉन बनेगा। अब इसको पहले समझ लेते हैं। फेविकॉन लगाने के लिए टैग कौन सा है? बोले। टैग का नाम है लिंक। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही है ना, लेकिन एक्चुअली टैग कौन सा है? नहीं, एक मिनट, टैग कौन सा है? लिंक। उसके अंदर ऑप्शंस आ रही है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जब कोई हम टैग इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो ऑप्शंस आती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन ऑप्शंस को, टैग के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उन ऑप्शंस को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लिंक एट्रीब्यूट नहीं है, लिंक टैग का नाम है। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? REL, यानी पहली ऑप्शन कौन सी है? REL। दूसरी ऑप्शन कौन सी है? href। मगर ये मैंने आपको समझाने के लिए वर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया। किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं हम उन्हें क्या एड्रेस करते हैं? एट्रीब्यूट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक में हमें कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं? मैंने कहा लिंक में हमें कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं? दो एट्रीब्यूट हमें लिंक में नजर आ रहे हैं। तो लिंक में हमें कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं? दो। वैसे मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया कि टैग के अंदर जो मजीद बात की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस। और जहां से टैग शुरू होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो टैग होता है। जैसे HTML का टैग, हेड का टैग, टाइटल का टैग, इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है लिंक के अंदर। तो इस ऑप्शन को हम क्या एड्रेस करें? अब हम नेक्स्ट टाइम इसे ऑप्शन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये टैग का एट्रीब्यूट है। तो इस टैग में कितने एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं हमें? दो। पहला एट्रीब्यूट है REL। REL स्टैंड फॉर रिलेशन। ठीक है, REL का मतलब होता है रिलेशन। कहता है भाई ये एक लिंक है, इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन है शॉर्टकट आइकन। इसका मतलब क्या हुआ कि तस्वीर तो बड़ी होगी, लेकिन इस टैग में जब हम इसको पुट करेंगे इमेज को, तो वो उसे कैसे दिखाएगा? शॉर्टकट आइकन के तौर पर। आपने देखा ना, छोटा सा नजर आ रही है तस्वीर आपको, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है प्रैक्टिस में भी। REL इक्वल्स टू डबल कोटेशन, शॉर्टकट स्मॉल लेटर्स, स्पेस, आइकॉन स्मॉल लेटर्स, डबल कोटेशन क्लोज। एक एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। href का मतलब ये होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक हो गया भाई कि भाई तस्वीर को शॉर्टकट के तौर पर दिखाना है, आइकन के तौर पर दिखाना है। तस्वीर कौन सी होगी वो भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले हमने कहा कि लिंक के तौर पर एक तस्वीर लगाओ, उसने लगाई। फिर हमने पूछा, उसने कहा कि किस साइज की लगाऊं, तो मैंने कहा उसे शॉर्टकट आइकन के तौर पे लगाओ, तो उसने कितनी सी लगा दी। हालांकि तस्वीर बहुत बड़ी है, अभी आप देखिएगा तस्वीर कितनी बड़ी है, लाऊंगा मैं और वो आइकन के तौर पर ही नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद
उसने कहा इट्स ओके, इसको मैं आइकन के तौर पर लाऊंगा, तस्वीर कहाँ है, ठीक है। तो फिर हमने कहां पर जाकर तस्वीर को मेंशन किया, href में। सो हमने कहा ये है तस्वीर फेविकॉन। अच्छा, अब इस तस्वीर का नाम कुछ और भी हो सकता था। जब भी आपने कोई तस्वीर टाइटल बार में इस्तेमाल करनी होगी तो उसका नाम आपने क्या रखना है, फेविकॉन ही रखना है, और उसकी टाइप क्या रखनी है, png ही रखनी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला इमेज ही चाहिए, png फॉर्मेट का, ठीक है। इसका मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर इसकी जरूरत है, एक तस्वीर की जरूरत है। भाई तस्वीर होगी तो लगाएंगे ना। तो अब आपने घर में जब प्रैक्टिस करनी होगी, आपके पास कोई सी भी तस्वीर हो, आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका क्या होना जरूरी है, आपने उसको png करना है। सम टाइम वो jpg को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर SEO के पॉइंट से जो रिकमेंडेड होता है वो png। फेविकॉन पीएनजी किस तरह पता लगेगा कि कोई इमेज लगेगी? हम बाद में इसको किस तरह पता लगेगा, पिक बाद में ऐड करेंगे तो पहले पिक हम ऐड करेंगे। पिक लाने लगे ना, तस्वीर लाने लगे ना, ठीक है। पहले तस्वीर होनी चाहिए ना, नहीं है ना हमारे पास। तो देखें जरा उस फोल्डर में जहां पे मैं काम कर रहा हूं, ये देखें यहां पर कोई तस्वीर पड़ी है, ये पड़ी है ना फेविकॉन, ठीक है। मैं इस की तस्वीर को जरा खोल के दिखाऊं आपको, एडिट करें जरा इसको, जरा तस्वीर का साइज देखो, काफी बड़ी है ना। अब इसी तस्वीर को मैं फेविकॉन में लगाने लगा हूं, फिर देखते हैं इसका साइज क्या होता है। अब आप देखें इसका नाम क्या है, png। अच्छा, ये png में परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे पास ऑनलाइन इतने टूल्स हैं। देखिएगा जरा, मैं पहला टूल लिखने लगा, ऑनलाइन jpg to png, ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्या है। तो अगर आपके पास jpg इमेज होगा तो इस टूल की मदद से क्या करो, उसको png बना लो, टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है ना, अगर आपको jpg की फॉर एग्जांपल जरूरत पड़े तो आप क्या करोगे, png टू jpg कन्वर्टर कर दोगे। मैंने क्या लिखा, jpg टू png कन्वर्टर। तो अगर आपके पास jpg है, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम ऐसा तो नहीं होगा जब हम किसी की एसईओ कर रहे होंगे तो यहाँ पर तस्वीर कौन सी आनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका, कौन सी तस्वीर यहाँ आनी चाहिए, शाबाश, पीएनजी का नहीं कौन सी तस्वीर होगी, मेरी फोटो आएगी, आपकी आएगी, कौन सी भाई, किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए, ये पूछा। हाँ, नहीं वो कौन सी तस्वीर रिलेटेड होगी। आप पीक सॉल्यूशन का लोगो पकड़ते हैं ना हाथ में, ब्रोशर, सबसे ऊपर क्या लगा होता है, लोगो लगा होता है ना। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपनी लोगो होना चाहिए। जो भी कंपनी का अपना स्टैंडर्ड लोगो होगा वो यहाँ पे लगेगा। एनीवेज, अब हम एक काम करते हैं, हम ये तस्वीर यूज कर लेते हैं जो यहाँ पड़ी है, क्या है जी, फेविकॉन png। कोड में क्या लिखा हुआ है, फेविकॉन png। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, इमेजेस था ना शुरू में जब मैं लाया था, वो इसलिए आ रहा था कि वो जिस वेबसाइट से मैंने कोड कॉपी किया था उसका फेविकॉन इमेजेस के फोल्डर में था। हमारा तो इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिसमें HTML है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया। तो तब बताया ना जब हम इस लोकेशन पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये इमेज पड़ा होता इमेजेस में, या मेरा ये इमेज पड़ा होता पिक्चर्स में, या मेरा ये इमेज पड़ा होता डी ड्राइव के किसी और फोल्डर में, तो मैं लोकेशन बताऊंगा। तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि जिस फाइल में HTML रखो उसी फाइल में इमेजेस को भी रख लो, ताकि आपको पाथ लंबे लंबे ना बताने पड़े, ठीक है। ये भी होगी बात, दूसरी बात भी होगी। अब जब इधर कोई चेंज तो नहीं बनती कि बनती है, तो सेव करूंगा तो क्या होगा, यहां पर थी फाइल, ये अभी तक देखिए लोगो नहीं है ना। अब इसको रिस्टोर करें, देखें आ गई गाड़ी, नहीं बताना ना क्यों करना दूसरे फोल्डर में, क्यों कंफ्यूज क्यों होना अपने आप को, इजी रहेगा। अक्सर नहीं करना, ये तो मैं सबसे पहले मैं दूसरे फोल्डर में क्यों नहीं रखा, मना किया ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि सारी जो हाँ, उसको एक ही जगह पर लेकर आना है, ठीक है। अदरवाइज तो आप प्रैक्टिस करोगे तो एरर्स आएंगे आपके पास, क्योंकि कोई ना कोई आप मिस्टेक कर लोगे ना। यहां तक समझ आ गई। कितने टैग्स पढ़े, 2 टैग्स पढ़े। टाइटल की लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए, 60 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए।
ठीक है। 60 कैरेक्टर से ऊपर लिखोगे तो गूगल को कोई एतराज नहीं है, हाँ, लेकिन 60 कैरेक्टर से ऊपर लिखोगे होगा क्या, ये होगा, ये होगा। और नीचे आए, इसके साथ भी वही हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा गूगल क्राउल नहीं करेगा ना भाई, अगर आपका कीवर्ड इसके बाद लिखा गया आपसे, इसका मतलब गूगल आ तो रहा है, क्राउलर आ तो रहा है आपकी वेबसाइट पे, मगर वो देख रहा है कि भाई पहले 60 कैरेक्टर में तो आपने कीवर्ड ही नहीं लगाया, वो आपने तो 60 कैरेक्टर्स के बाद लगा दिया, तो वो तो उसको रैंक नहीं करवाएगा आपने। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अपने कीवर्ड को मेंशन करना होता है फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में। चलिए अब जरा अगला पार्ट करते हैं। हो गया इतना, सबको समझ में आ गई, ये दो बातें की हमने। तीसरी एक चीज देख लेते हैं, और वो क्या है, बॉडी में आ गई हूं मैं। देखिए अभी तक हमने पेज पे कुछ टाइप नहीं किया, किया? अभी तक हमने पेज पे कुछ भी नहीं लिखा, अभी तक मैंने पेज पे कुछ इंसर्ट नहीं किया। अब हम पहली दफा पेज पे इंसर्ट करने लगे हैं, तो मैंने टैग कौन सा यूज किया, बॉडी का, क्योंकि जब आपने पेज पे लिखना होगा तो आप बॉडी में आओगे। अभी हम सिर्फ एक टैग को फोकस करने लगे हैं, और वो क्या टैग है, हेडिंग स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना, उसमें भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं वर्ड में। वही वाले 6 हेडिंग स्टाइल्स HTML में भी हैं हमारे पास। स्टाइल कहाँ लिखा हुआ, ये इस पे क्लिक करो जरा, आ गया हेडिंग 1। तो ये टोटल कितने स्टाइल्स होते हैं जी हमारे पास, 6 हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं। वर्ड में भी सेम वही स्टाइल्स वहां पर भी हैं, H1 /H1, हेडिंग स्टाइल। कॉपी कर लूं मैं इसको, कॉपी पेस्ट करना सबको आता है ना भाई। ठीक है ना, मैं चेंज करता जा रहा हूं ना, फिर 4 ले लें। ये मैं इसलिए सारे लगा रहा हूं कि आपको जमीन में फर्क पता लगे, और फिर हम इसको SEO के पॉइंट से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कितने हो गए जी, 5। और आखिरी वाला है, ये नहीं किया मैंने, सेव कर दें, रिफ्रेश करें, जी पता लगा। H1 जो है वो सबसे बड़ा है, और H6 जो है वो सबसे छोटा। अब कंटेंट राइटिंग में हेडिंग स्टाइल का रोल क्या होता है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। आपको भी पता है, आप कोई ऐसे पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, और एक ऐसे है जिसमें पैराग्राफ्स के ऊपर हेडिंग भी लगी हुई है, हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग आ रही है, हम कह सकते हैं कि वो पैराग्राफ का हेडर है। और एक ऐसे है जिसमें सिर्फ पैराग्राफ्स ही बने हुए हैं, हेडिंग्स नहीं लगी हुई हैं। तो आपके लिए कंफर्टेबल कौन सा होगा, हेडिंग वाला होगा ना, जनरल बात है, ये आम सी बात है। इसी तरह गूगल भी यही कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखो, विद हेडिंग्स, विद हेडर्स। अब हेडिंग्स को इस्तेमाल करने की साइंस क्या है, ज़रा थोड़ी देर के लिए ना हम स्कूल की बुक्स पे आ जाते हैं, वो बुक्स जो प्ले ग्रुप से बात शुरू होती हैं और एक बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है, दिखाने शुरू कर देते हैं। बुक्स की जो कंपोजिंग हुई होती है वो कैसे हुई होती है, चैप्टर 1 खुला, चैप्टर 1 का नाम आ गया, उसके बाद चैप्टर 1 का पहला टॉपिक लिखा हुआ आया, और उसके ऊपर लिखा हुआ 1, ऐसे ही होता है ना। फिर उसको थोड़ा सा नीचे इलेबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जब वो और नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है, सम टाइम आ जाता है 2 और दूसरा टॉपिक आ जाता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि 1.1 आता है ना, फिर एक और हेडिंग लिखी हुई आ जाती है, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्या लिखा हुआ आता है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए 1.2, 1.3, 1.4। बात समझ में आई। अब इस तरह करने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है,
स्टूडेंट को सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं आया? स्टूडेंट को समझ में आ गया कि भाई ये जो 1 है ना ये मेन पॉइंट है, और ये जो 1.2 है ये सब पॉइंट है, और जो 1.3 है ये भी उसका 1 का सब पॉइंट है। अच्छा 1.3 के बाद फिर क्या लिखा? फिर लिखा हुआ आ गया 1.3.1। इसका क्या मतलब है? अब 3 पॉइंट का सब पार्ट शुरू हो गया, थोड़ा सा लिखा, फिर लिखा 1.3.2, इसका मतलब 1.3 पॉइंट का एक और पार्ट आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वाली एजुकेशन आज तक कभी हमें स्कूल में मिली हो? पहले उन्होंने ये सिखाया होगा भाई आपने इस तरह पढ़ना है? नहीं बताते ना, ये बताते तो नहीं है, लेकिन ये हम सबको पता है। मैं क्या हम सब लोगों का कोर्स नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि चैप्टर शुरू करने से पहले किसी टीचर ने किसी स्कूल में ये कहा हो कि भाई ये स्ट्रक्चर है, भाई इस तरह पढ़ना है तुमने, इसको ये समझ लेना। तुम जब 1 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा मेन टॉपिक, 1.1 लिखा होगा तो सब टॉपिक, 2 आएगा तो तुम्हें लगेगा कि नया टॉपिक। बल्कि ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से हमें ऐसे मिलता है। बिल्कुल एसईओ में भी गूगल यही कहता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर होगा, लिखने का कोई स्ट्रक्चर, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे, फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे, लिखने का कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना है तुमने। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यह है कि जहां से तुम अपनी मेन बात शुरू करोगे, प्राइमरी कीवर्ड लेकर आओगे, उसे तुमने क्या करना है, हेडिंग स्टाइल 1 दे देना है। उसके बाद जब तुम कोई आगे से सब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होगे तो उसे हेडिंग स्टाइल 2 दे देना है, और इसका एक और सब टॉपिक हो तो फिर 2 कर देना। फिर अगर आपको लगे कि अब 2 का भी सब टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो 3 कर देना। अच्छा दिखने में हमें क्या लग रहा था कि ये हेडिंग स्टाइल्स कोई फॉर्मेटिंग बार है कि भाई अगर हमें बड़ा करके लिखना है, बोल्ड करके लिखना है तो हेडिंग स्टाइल में लिखेंगे। हेडिंग स्टाइल्स आर द हेडर्स ऑफ पैराग्राफ्स। कि हेडिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो पैराग्राफ के हेडर्स होते हैं। हेडिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो पैराग्राफ के हेडर्स होते हैं। फायदा क्या होता है इसका कि गूगल का क्राउलर समझ लेता है कि आपका मेन टॉपिक कौन सा है, यानी मेन कीवर्ड कहां पर है, सब कीवर्ड कहां पर है। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है एसईओ के हवाले से। हम किसी वेबसाइट की एसईओ शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, मतलब वो टाइटल को देख लिया, फेविकॉन को देख लिया, अब हम ये भी देखेंगे कि जो वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है क्या ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉर्म का मतलब क्या हेडिंग स्टाइल्स हैं कि नहीं है? अगर तो यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स नहीं है तो इसका मतलब है कि अनस्ट्रक्चरल डाटा है आपकी वेबसाइट का, और गूगल का क्राउलर इसको नेगेटिव पॉइंट्स दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई वेयर इज द हेडिंग स्टाइल्स, और हेडिंग स्टाइल्स का मतलब कतई तौर पर फॉर्मेटिंग नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं पेन से लिख रहा था तो मैंने कहा भाई इसके ऊपर हेडिंग लिखनी है तो एकदम मार्कर पकड़ा और वो समझे वो मार्कर से मैंने H1 कर दिया। नॉट, हालांकि दिखने में ये हेडिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग है, नजर तो फॉर्मेटिंग ही आ रही है हमें ये, मगर एसईओ में ये फॉर्मेटिंग नहीं है। एसईओ में ये एक स्ट्रक्चर है। एसईओ में गूगल इसे क्या समझता है? स्ट्रक्चर। अब थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये हेडिंग स्टाइल 1 है, बड़ा है, जरा इस वेबसाइट को खोल के देखें, पहले वाली को, इस पे आगे, ठीक है, नीचे आए। ये हेडिंग स्टाइल 1 है। आपको लग रहा है कि इस टेक्स्ट की शक्ल और इस टेक्स्ट की शक्ल आपस में मिलती है? सही बताना है यार, ये ऐसे ही है जैसे मेरी शक्ल और आपकी शक्ल आपस में मिलती है। देख के बताना है, ऐसे नहीं। भाई ये एज कैसा है, इसका एज देखो कैसा है, जरा कैरेक्टर्स को आपस में मिलाओ। क्या ये फोन्ट्स एक जैसे हैं दोनों? 100% डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये H1 है। ये कह रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस बंदे ने वेबसाइट बनवाई है उसने कहा भाई मेरी वेबसाइट दिखने में जरा खूबसूरत लगे, तो उसने क्या किया, उसने कोडिंग में इसके फॉर्मेट को एडवांस फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई की ताकि जरा डिफरेंट सा लगे, यूनिक सा लगे। और वो उसने जो कोड यूज किया वो CSS का कोड यूज किया, कैस्केड स्टाइल शीट्स। HTML से जो एडवांस फॉर्मेट्स हैं वो CSS है, ठीक है। HTML SEO का CSS से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमने कभी भी CSS का कोड नहीं लिखना,
हमने कभी भी CSS के कोड में जाकर SEO भी नहीं करनी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि CSS क्या है। CSS क्या है? एडवांस फॉर्मेटिंग है। यानी किसी बंदे ने स्टाइलिश फॉर्मेट्स बनवाने होते हैं तो वो CSS यूज करेगा। आप देखते हैं ना अक्सर, जैसे ये मेरी ग्रे स्क्रॉल बार आ रही है, कईयों की रेड भी आ रही होती है, किसी की ग्रीन आ रही होती है, इसका मतलब क्या हुआ? CSS के थ्रू उसने उसको स्टाइलिश बनाया हुआ। जितने भी फॉर्मेट्स बने हुए हैं ये सब CSS के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। इवन जब अगली क्लास में हम पैराग्राफ लिखेंगे तो आप देखिएगा ऐसा पैराग्राफ नहीं होगा, इसका मतलब है इसको भी CSS से थोड़ा सा स्टाइलिश किया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे ये कह रहा हूं कि H1 भी है, ये भी कह रहा हूं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई किसी ने इसको लिखा यूं, थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं, इधर लाता हूं इसको ना, कि ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और यहां आकर मैंने क्या कहा कि उसने इसका कोई स्टाइल शीट लगाई हुई है, यही कहा है ना मैंने आपको। स्टाइल शीट को ही हम क्या कह रहे हैं? CSS, ठीक है। तो मैं कहता हूं उसने एक स्टाइल शीट लगाई जो कोडिंग है, काफी बड़ी सी कोडिंग होगी कोई, तो उसकी वजह से ये स्टाइलिश हो गया। जब मेरे पास ये वेबसाइट आई, सो मैंने क्या किया? मैंने ये किया, फिर देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई इस पर स्टाइल शीट लगी है, लगी रहने तो। मैंने क्या लगाया इस पर लाकर, यहाँ लाकर, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने उसकी स्टाइल शीट को नहीं छेड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी फॉर्मेटिंग वही रहेगी जो हुई हुई है, लेकिन क्राउलर को मैंने मैसेज दे दिया कि भाई मेरी हेडिंग स्टाइल है। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, इस वेबसाइट पे स्टाइल शीट लगी नहीं हुई भाई, सिंपल सा किसी ने लिखा था ये, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब होगा कि वो फिर वो वाला हेडिंग स्टाइल नजर आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर स्टाइल शीट नहीं लगी होगी। अगर स्टाइल शीट लगी होगी तो स्टाइल शीट का स्टाइल नजर आएगा, दिखने में स्टाइल शीट का स्टाइल नजर आएगा। क्राउलर जब विजिट करेगा, क्राउलर आपकी वेबसाइट की ब्यूटी को नहीं देखता, क्राउलर आपकी वेबसाइट के डिजाइन को भी नहीं देखता, क्राउलर आपको रैंक करवाने के लिए ये देखता है, ये वाले पार्ट में आता है। किस में आता है? सोर्स कोड में आता है। ये कोड से जाकर वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वेबसाइट में वो चीजें हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो उसने आके आपको क्या चेक किया? सबसे पहले कि आपकी जो मेन पॉइंट शुरू हो रहा है क्या उसको H1 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं लगा होगा तो जब मैं इसका ऑडिट करूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, आपने तो हेडिंग स्टाइल्स ही नहीं यूज किए हुए। तो आप अपनी वेबसाइट में प्रॉपरली हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करो। समझ में आ गई बात? तो हमने आज 3-4 टैग्स देखे, टाइटल, फेविकॉन, और उसके बाद बॉडी के अंदर हेडिंग स्टाइल्स, ठीक है। बस 2-4 टैग्स और रह गए, फिर हमारी HTML अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी और हम SEO की तरफ जाएंगे और आप एक वेबसाइट खुद बनाएंगे। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा और जो जो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ आपको फिर चेंज करनी आ जाएंगी, तो आप उस वेबसाइट को अपना बना लो। और जब मैं SEO आपको सिखाऊं तो आप उस वेबसाइट के ऊपर SEO को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी आपने आज के दिन के लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है जो मैंने करवाई है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा इसका कोड ही ख़राब हो गया, चला गया, किधर है जी हमारी फाइल? ये कंट्रोल U करूं, आ गया ना कोड। एक काम करते हैं, ये फाइल में रखता हूं मैं दोबारा। ये था आज का लेसन हमारा जो कुछ किया हमने, ठीक है। मैं कहा ये था हमारा लेसन, किसने ये कोड भी देखना होगा तो वीडियो में आ गया। मैं कहा वीडियो में आ गया ना, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ देखिएगा, अगर आप मुझे नकल कर करके सब कुछ करोगे ना तो आपको कुछ नहीं आएगा। आपने मुझसे जो कॉन्सेप्ट लिए हैं उनको खुद से एक्सप्लोर करो, ऐसे कि मेरी फाइल को डाउनलोड करके फिर यही बनानी शुरू कर दो। इससे क्या सीखा आपने? इससे तो कुछ भी नहीं सीखा ना। आज आपने मुझसे सीखा क्या है? टाइटल लगाना। मुझसे सीखा है आपने फेविकॉन लगाना, मुझसे सीखे आपने हेडिंग स्टाइल्स लगाना। सो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पर। हाँ समझ में ना आए तो मेरा लेक्चर बार बार देखें, लेकिन जब आप कोड लिखें तो 100% अपनी एफर्ट से लिखें। जब आप अपनी एफर्ट से लिखेंगे तो आपको कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको यह पता लग गया कि SEO की बेस कोडिंग है और बहुत बड़ी लेंथी कोडिंग नहीं है। ये कुछ 6-7 कोड्स हैं जिन्हें हमें समझना है बस।
जब हमें ये समझ में आ गई, इसका मतलब है कि मैं किसी भी वेबसाइट को खोल के इन चीजों को चेंज करना चाहता हूँ ना। टाइटल में कीवर्ड नहीं लगाया था, मैं लगाऊंगा। फेविकॉल नहीं लगाया था, मैं लगाऊंगा। बॉडी में हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं किए हुए, मगर हेडिंग्स लगाई हुई है स्टाइल बना बनाकर, तो मैं उधर देखूंगा कि इनमें से कौन सी प्राइमरी होनी चाहिए और कौन सी सेकेंडरी हेडिंग स्टाइल